जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे देख रहे हैं 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। तो दोस्तों नेट जेआरएफ का जो भी पेपर है, यूजीसी नेट जेआरएफ का 10 इयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये पिछले या पिछले 10 सालों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों आप अपने नोट्स बनाते रहें और इन वीडियोस को भी देखते रहें। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे यूजीसी नेट 10 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के नाम से ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डिटेल्ड वाली हमारी क्लास देखना चाहते हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी और जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं उनके लिए वो क्लासेस है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक वाइज टॉपिक वो चल रही है, तो आप उसे भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो उस प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जून 2022। चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 75 है कि श्रद्धा और इड़ा से संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन कौन से हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, कौन कौन से। यहाँ पे एक से ज्यादा कथन सही होगा तो उसमें हमें बताना है कि कौन कौन से कथन सही कथन हैं। तो दोस्तों जो हमारा सही उत्तर है वो ये है कि ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, ये तो नहीं होगा। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है, ये भी नहीं होगा। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, बिल्कुल। ईड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है। श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है, बिल्कुल। तो सी और डी हमारा यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन सी और डी ये हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये श्रद्धा और ईड़ा के बारे में हमने डिटेल्ड वाली क्लासेस में पढ़ी थी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो क्लासेस भी आप पढ़ते रहें ताकि ऐसे जो क्वेश्चन है जो कि अंदर से पूछा जाता है वो आपको आसानी से बन सके। फिर है कि भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है। सही उत्तर है वेप्थु, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। कौन कौन सा काव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो वो है उर्वशी जो कि चंपू काव्य है और झरना। ऑप्शन बी और डी यहाँ पे सही हो जाएगा, तो इसमें से सही होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। कौन सा निबंध है जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? तो वो है रसात्मक बोध के विविध रूप, ये तो रचित है। सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, ये भी है, ये नहीं है। साधारणीकरण और व्यक्तित्व वैचित्र्यवाद, ये है। और अंत में दिया हुआ है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, ये भी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न के हिसाब से सही हो जाएगा, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध नहीं है, ठीक है। सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न है उर्वशी। उर्वशी पर एक प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं। उर्वशी का जो तृतीय अंक है उसके आधार पर यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही हो जाएगा, कौन कौन से कथन यहाँ पे सही की बात होगी, ठीक है। तो कथन है कि शक्तिशाली और दुर्दुर्प पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर है उर्वशी मानवी है, नहीं। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है, नहीं। पुरुरवा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है, यस। तो ए और डी यहाँ पे दोस्तों सही है।
शक्तिशाली और दुर्धुप पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। और दूसरा कथन है कि देह भाव भ्रांति है, यह उर्वशी के तृतीय अंग के आधार पर सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, ए और डी हमारा सही है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं हैं। कौन कौन से उपन्यास नहीं है की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे है परिशिष्ट, ये नहीं है। चक्रव्यूह ये नहीं है। वे दिन ये है। सफर के साथी ये है। तो ए और बी नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ए और बी। फिर अगला प्रश्न है, शब्द की जिस शक्ति से उसके संकेतित अर्थ का बोध हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो वहां होती है अभिधा शब्द शक्ति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ काव्य पंक्तियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित काव्य पंक्तियों से संबंधित रचनाकार दिए हुए हैं। इनमें से हमें मिलान करना है कि कौन सी रचना किस कवि की है, किस रचनाकार की है। तो सबसे पहला है कि पंडिया सअल सत बखाणई देहहि बुद्ध बसंतणा जानई। ये है सरहपाद की, यहां पे आ जाएगा सरहपाद। फिर है 12 बरिस लय कूकर जिए और 13 लय जिए सियार। ये किसका है? ये है जगनिक का। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 3। फिर है बड़ कौशल तू राधे किनल कन्हाई लोचन आधे। इसका हो जाएगा हमारे विद्यापति। फिर अंत में है जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्मू हमारा। ये है कवि रैदास की। तो यहाँ पे 5, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 3, 4, 5। अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहारादि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। किसने इनमें से? तो इनमें से सही उत्तर जो है वो है दोस्तों मम्मट, ऑप्शन डी। ठीक है, शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांशों की शिक्षा मम्मट ने प्राप्त की है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न भी ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, उपन्यास पात्र वाले, कहानी पात्र वाले, नाटक पात्र वाले। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है तमस। तमस में आ जाएगा अपना रिचर्ड। राग दरबारी, इसमें आ जाएगा रंगनाथ। झूठा सच, झूठा नहीं, महाभोज, महाभोज है, इनका आ जाएगा शुक्ल बाबू, सबसे पहला है। और अंत में है झूठा सच, इसमें आ जाएंगी तारा। तो यहाँ पे 3, 4, 1, 5, 3, 4, 1, 5 ऑप्शन सी है। यहाँ पे अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है? पोएटिक्स, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एस्थेटिक, द सैक्रेड वुड। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से ये कथन किसके हैं? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद के, ऑप्शन ए। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? उर्वशी पर लिखी गई
किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो किसके उसमें विवाद उत्पन्न हो गया था? तो ये इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुछ वल्लभ की प्रभा, इन काव्य पंक्तियों का आशय है। इन काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं जिसमें से हमें बताना है कि सही उत्तर हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो सूर्यास्त हो गया है, आसमान में लालिमा फैलने लगी है, चिड़ियाँ अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थीं। अगर दोस्तों आप इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो दिवस का अवसान समीप था, सूर्यास्त होने को था, गगन था कुछ लोहित हो चला, मतलब आसमान में जो हल्की हल्की क्या होती है, लालिमा वो छाने लगती है। तरुशिखा पर थी अब राजती, मतलब चिड़ियाँ जो हैं वो अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, और कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, पेड़ों की फुनगनियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा उत्तर सही होगा हो जाएगा बी और डी। आसमान में लालिमा फैलने लगी थी और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरण विराजमान थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बी और डी। फिर अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं? द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। समाज सुधार, ऐसा तो कम था। गीति काव्य की प्रचुरता, ये भी थोड़ा कम था। स्वच्छंदता, ये था। और इतिवृत्तात्मकता, ये भी था। सी और डी, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कविता का काम व्यापक अर्थ संकेतों से द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां स्वच्छंदता और इतिवृत्तात्मकता हैं, सी और डी। फिर अगला प्रश्न है कि कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा ना कोई शब्द है, ना अर्थ, ना न्याय और ना कला जो काव्य का अंग ना बन सके। ऐसा किसने कहा है? तो यहां पे दोस्तों सही उत्तर है भामह ने, ऑप्शन बी। संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध आचार्य हैं भामा। इन्होंने कहा है कि ऐसा कोई शब्द, कोई अर्थ, कोई न्याय और ना कोई कला है जो काव्य का अंग ना बन सके। फिर निर्देश दिए हुए हैं, यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है अपठित गद्यांश की तरह, इसको पढ़ना है और इससे संबंधित इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कम से कम इसे टाइम निकाल के आप एक बार तो कम से कम ज़रूर पढ़ें, ताकि जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न भी इसी से पूछे जाते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, व्यापक अर्थ संकेतक शब्द मर्म स्पर्शी व्यवहारों के चित्रण में सर्वाधिक सक्षम है, ये तो सही है। कविता का काम स्थिति विशेष के लिए अनेक घटनाओं, अवस्थाओं और स्थितियों को सामने लाना है, ये भी सही है। कविता के लिए वस्तुओं और व्यापार को मन में कुछ देर तक संचित रखना अपेक्षित होता है, ये भी सही है। कविता का काम व्यापक अर्थ संकेतों से नहीं चल सकता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि जाति संकेत वाले शब्दों की क्या विशेषता है? जाति संकेत वाले शब्दों की क्या विशेषता है? तत्व निरूपण में अधिक उपयोगी, ऑप्शन सी। तत्व निरूपण में अधिक उपयोगी, ये जाति संकेत वाले शब्दों की विशेषता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? सामान्य धर्म वाली बातें तत्व निरूपक के लिए उपयोगी हैं, ये तो सही है। जाति संकेतक शब्दों को सुन पढ़कर भावना में एक ही व्यापार स्पष्ट रूप से नहीं आ सकता है, ये भी सही है।
वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री, बच्चों पर निष्ठुर प्रहार के क्षोभक दृश्य कविता में त्याज्य हैं। ये सही नहीं है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता में विशेष व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग अधिक क्यों होता है? क्यों होता है, यहाँ पे वजह दी हुई है, उसमें से बताना है। क्योंकि कविता का अभिप्रेत भावना को मूर्त रूप में रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों सही है। फिर अगला प्रश्न है कि वहां बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य की क्या विशेषता है? वहां बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य की क्या विशेषता है? कई अस्पष्ट भावों का संकेतक होना, ये यहां पे है, ऑप्शन सी। फिर निर्देश दिया हुआ है, एक अपठित गद्यांश और दिया हुआ है यहाँ पे, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ते हुए हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। ठीक है, तो ये है अपठित गद्यांश और इस गद्यांश से संबंधित नीचे प्रश्न दिए गए हैं। जैसा कि एक प्रश्न यहाँ है कि उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जो सही कथन है वो है, नवीन मूल्यों की स्थापना पुराने बचे संस्कारों के साथ नए अनुभवों को मिलाकर की जाती है। सही है और सही नहीं है में आपको फर्क करना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारे देश के सहृदय की 200 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी? 200 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी? तो वो थी, उसका कर्म फल प्राप्त की अवश्यम भाविता और पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास था। ऑप्शन बी। इस अपठित गद्यांश के हिसाब से हम यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारी पुरानी मान्यताओं के बदलाव का क्या कारण है? आधुनिक शिक्षा की मानवतावादी दृष्टि का विशेष प्रचार। ऑप्शन ए। फिर है कि उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो किसी देश के मनुष्य सदैव की विचार के विशेष को सामान्य मूल्य देते हैं, ये तो नहीं है। पुरानी मान्यताओं के बदलाव में वैज्ञानिक तथ्यों की जितना भूमिका है उतनी आर्थिक परिस्थितियों के दबाव की नहीं, ये भी नहीं है। सभी भावों के मूल में पुराने संस्कार और नए अनुभव होते हैं, ये सही है, ऑप्शन सी। फिर अंतिम प्रश्न है कि उपर्युक्त अनुच्छेद के संदर्भ में परिवर्तित मूल्यों की ठीक ठीक जानकारी से साहित्य का जिज्ञासु जो करता है उसकी निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही उत्तर की बात की जाए तो समाज के निचले स्तर के लोगों के प्रति घृणा की संगति खोज सका है, ऑप्शन डी। परिवर्ती और परिवर्तन मूल्यों की ठीक ठाक जानकारी से समाज के निचले स्तर के लोगों के प्रति घृणा की संगति खोज सका है। साहित्य के जिज्ञासु जो करता है उसका इस कथन से संबंध नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा जो प्रश्न पत्र था जिसके हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे जा चुके प्रश्न थे 2019 दिसंबर था कि जून था, ये देखना पड़ेगा। ये था हमारा 2019 दिसंबर। तो ये हमने यहाँ पे इसे कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे कौन से प्रश्न पत्र की? जून 2019 की। तो ये प्रश्न उत्तरी यहीं पे समाप्त होती है। अगले प्रश्न उत्तर को हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने, सुनने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।